Hello everyone, welcoming you all in our online platform PKJ political classes. Or today we are going to start a new segment that is known as elements of Marxism. मतलब आज हम इस क्लास में अब आपको जो मार्क्सवाद है उसके प्रमुख तत्व के बारे में बातचीत करेंगे। जो भी पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी को समझना चाहते हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज़ बी देयर, आप प्लीज़ पेशेंटली इसको सुने। डेफिनेटली यू विल फील कि यू हैव सम यू एक्चुअली एक्वायर्ड सम गुड नॉलेज रिगार्डिंग मार्क्सिज्म। और अगर आप मार्क्स के इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो आपसे पहले ही रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो में एक्चुअली यू शोन योर इंटरेस्ट सो मच एंड आई रिसीव्ड 100 सब्सक्राइबर इन फर्स्ट वीडियो। सो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज़ स्प्रेड दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स को, दूसरे कॉलेजेस में जितने फ्रेंड्स हैं, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जितने फ्रेंड्स हैं जो मार्क्स को समझना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, सो प्लीज़ बी हेयर। अगर आप मार्क्स की पूरे फिलॉसफी को समझना चाहते हैं तो आपके लिए समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो 1818 में हुआ, 1818 में, और मृत्यु 1883 में, यानी 1818 से लेकर 1883 तक पूरा उनका लाइफ स्पेन है। और एक जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल थिंकर हैं कार्ल मार्क्स, और एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्र के ज्ञाता और राजनीतिक चिंतक रहे हैं कार्ल मार्क्स। उन्होंने आखिर क्या बोला कि उनका नोशन एकेडमिया में इतना फेमस है। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कैपिटल, ये सब उनकी बहुत फेमस किताब रही है और इतने इतने वॉल्यूम्स उसके छपे। तो आखिर क्या था कार्ल मार्क्स में, क्या उनके नोशन का कोर था, बहुत इंपॉर्टेंट होगा जानना। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन कि आप लोग इसको खूब सारा सब्सक्राइब करें, खूब सारा सर्कुलेट करें, खूब सारा देखें, ताकि मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ पहुंचाऊं और ये आगे बढ़े। तो हम लोग जो है बारी बारी करके सारे एलिमेंट्स पे आगे के वीडियो में बात कर रहे हैं। तो नाउ वी कैन स्टार्ट विथ स्लाइड नंबर 2। और इसमें आप देखिए पहला एलिमेंट जो है वो हिस्टोरिकल मेटरलिज्म का है, जिसको ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो है कॉर्नरस्टोन ऑफ मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है ये यानी कि पूरे मार्क्स के अगर आप दर्शन को, फिलॉसफी को समझना चाहते हैं तो उसे कॉर्नरस्टोन माना गया है, किसको, हिस्टोरिकल मेटरलिज्म को। और एंजल्स जो मार्क्स के सहयोगी थे, पार्टनर्स थे, उन्होंने मार्क्स के साथ मिलकर बहुत सारे रिसर्च बुक्स पब्लिश की। उन्होंने कहा इस हिस्टोरिकल मेटरलिज्म को एक नाम दिया, द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास की भौतिक संकल्पना। तो ये हिस्टोरिकल मेटरलिज्म का पूरा नोशन क्या है वो इंटरेस्टिंग है, हमें समझना है ना। तो हिस्टोरिकल मेटरलिज्म अगर आप समझना चाहते हैं तो दो चीज़ को समझिए, एक है बेस और एक है सुपर स्ट्रक्चर। अब बेस का मतलब होता है आधार, जैसे आप घर बना रहे होते हो तो घर में जो लिल्टन से लेके जो ज़मीन बनती है ऊपर तक, वो बेस है उसका। और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर उसके विंडो हैं, उसके डोर्स हैं, उसके रूफ है, दीवार है, ये सब कुछ जो है उसका सुपर स्ट्रक्चर है। यानी भवन निर्माण में जो इनिशियल जमीन का काम है वो उसका बेस है, और जो दीवार है, छत है, खिड़कियां हैं, ये उसका सुपर स्ट्रक्चर यानी आधी संरचना है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स बेसिकली कोई भी सोसाइटी है, वो सोसाइटी का जो बेस होता है वो इकोनॉमिक बेस होता है, वो आर्थिक आधार होता है ना। मार्क्स कभी नहीं कहते हैं कि वो कल्चरल बेस होता है या सोशल बेस होता है। मार्क्स हमेशा कहते हैं बेस क्या होता है सोसाइटी का, इकोनॉमिक बेस होता है, एंड कंसिस्टिंग एसेंशियली ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो है उत्पादन प्रणाली पर निहित करता है कि उत्पादन प्रणाली क्या है। अगर मान के चलिए उत्पादन प्रणाली खेतीबाड़ी का है तो उसके हिसाब से समाज अलग होता है। अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन कुछ और है तो उसके हिसाब से सोसाइटी होता है। यानी सोसाइटी के डेवलपमेंट में जो है वो दरअसल मोड ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से डेवलपमेंट होता है। और मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो होता है वो होता है उसका मतलब उसके जो है उस मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है उसके इकोनॉमिक बेस के साथ। उसी तरह सोसाइटी में जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सुपर स्ट्रक्चर, और अकॉर्डिंग टू मार्क्स लीगल, पॉलिटिकल, कल्चरल एस्पेक्ट जो है उसका सुपर
स्ट्रक्चर है जो कि सहायक के रूप में होता है, मुख्य नहीं होता है, मतलब मेन नहीं होता है बेस की तरह। बेस तो इकोनॉमिक है, ये ध्यान रखना है आपको। इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में बी अंडरस्टूड इन द टर्म ऑफ इट्स बेस, मीन्स फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर। मतलब समाज को समझना चाहते हैं तो आपको बेस और सुपर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो हमेशा बेस को इकोनॉमिक बेस मानते हैं। Base consists of mode of production and mode of production has two component, forces of production and relation of production। मतलब जो आधार है, आधार के अंतर्गत जो है आप जानते हैं कि उत्पादन प्रणाली निहित है, और ये उत्पादन प्रणाली जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन का दो भाग है। पहला है उत्पादन की शक्ति और दूसरा है उत्पादन का संबंध। ठीक है, तो ये एक आपको ध्यान में रखना है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन का दो भाग है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उसका भी दो कंपोनेंट है, मींस ऑफ प्रोडक्शन यानी टूल्स और क्या इक्विपमेंट उसमें यूज किए जा रहे हैं, और दूसरा लेबर पावर क्या है यानी ह्यूमन नॉलेज क्या है। यानी जो ये आपने देखा कि जो उत्पादन प्रणाली उसके दो भाग थे, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन का संबंध, तो उसमें उत्पादन की शक्ति का भी दो भाग हो गया। यानी आप मोड ऑफ प्रोडक्शन का दो भाग है, और दोनों भाग खासतौर पे जो है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का भी दो पार्ट हो गया है ना। उत्पादन की शक्ति का दो भाग है, पहला उत्पादन का साधन यानी कौन कौन से उपकरण आप यूज कर रहे हैं, आप जो है कौन कौन से विपन्स यूज कर रहे हैं उत्पादन के लिए, क्या यूज कर रहे हैं आप, और दूसरा है कि लेबर पावर क्या है यानी ह्यूमन नॉलेज किस तरह का यूज हो रहा है। उसी तरह वो कहते हैं इन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो दूसरा है पार्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का, वो बेसिकली कहते हैं टू कंटेंट क्लास हेप्स एंड हैप्स नॉट इमर्ज, यानी कि उत्पादन के संबंध के अंतर्गत दो परस्पर जो वर्ग है, साधनहीन और साधन संपन्न, ये दोनों वर्ग हो जाते हैं इमर्ज। आप अगर मार्क्स को समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि कार्ल मार्क्स always trying to emphasize that basically there are two kind of society emerged। first one is capitalist, और capitalist के लिए वो यूज करते हैं वर्ड कई बार की मतलब जो है वो सोसाइटी कैपिटलिस्ट है या वो हैप्स है, और जो वर्किंग क्लास है उसके लिए वो यूज करते हैं हैप्स नॉट है। तो हैव और हैप्स नॉट के बीच का सोसाइटी का डिवीजन होता है, और वो कहते हैं, अगर आप देखें हिस्ट्री के पूरे डिवीजन को, चाहे आप प्रिमिटिव कम्युनिज्म से देखें, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में देखिएगा कि नो आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहां कोई निजी संपत्ति नहीं थी, तो कोई विभाजन नहीं था। एंशिएंट टाइम में देखिए तो धीरे धीरे क्या होता है, प्राचीन काल में निजी संपत्ति या इमरजेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होने लगता है, और मास्टर और स्लेव के बीच, मालिक और दास के बीच समाज बंटने लगता है। मेडिवल में यानी मध्यकालीन युग में आइए तो फ्यूडलिज्म है यानी सामंतवाद है, और उसमें लॉर्ड और सर्फ यानी लॉर्ड जो है वो कैपिटलिस्ट है, संपत्तिशाली वर्ग है, और सर्फ जो है उसका दास है। ये दोनों वर्ग दिखाई देता है। उसी तरह मॉडर्न टाइम में आप आइए तो कैपिटलिज्म में आपको कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास दिखता है। मतलब आप देख सकते हैं जब वो कह रहे हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में कि टू कंटेंटिंग क्लासेस इमर्ज्ड, तो आप देख लीजिए कि कैसे, अगर प्रिमिटिव कम्युनिज्म यानी आदिम साम्यवाद को छोड़ दीजिए तो वहां कोई वर्ग नहीं है, कोई क्लास नहीं है, लेकिन फ्रॉम एंशिएंट टाइम आप देखिए कैसे हमेशा कंटेंटिंग क्लास सोसाइटी में इमर्ज करता है। दो परस्पर विरोधी जो समूह है वो आप देखिएगा कि प्राचीन काल से ही समाज में दिखाई पड़ता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद के बाद अगर आप दूसरा देखें तो स्लाइड नंबर 4 में आप देखिए डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म भी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट कंसेप्ट है, जिसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। और मार्क्स कहते हैं बेसिकली ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्टोरिकल चेंज वाज द डायलेक्टिक, यानी समाज अगर आगे बढ़ता है और आगे गतिशील होता है तो उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो है द्वंद्व है, क्योंकि समाज में हमेशा डायलेक्टिक चीज़ें रहती हैं, मतलब कंपीटिंग फोर्सेस रहती है, और हमेशा जब कंपीटिंग फोर्सेस होगी, प्रतिस्पर्धी शक्तियां होंगी, तो उससे आपका विकास होगा। तो मार्क्स कहते हैं, जैसे ये मार्क्स ने ये पूरा आइडिया एक दिया कि हीगल से इंस्पायर होते हुए, हीगल एक दूसरे विचारक हैं, उनसे मार्क्स इंस्पायर्ड थे, और कहते हैं कि थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। थीसिस जो है वो मतलब वाद, थीसिस को कहते हैं हिंदी में, मतलब जो एग्जिस्टिंग पहले से रहता है, जो पहले से अस्तित्व में रहता है। तो आपने देखा ना कि कैसे मॉडर्न टाइम में क्या देख रहे हैं आप, एग्जिस्टिंग जो फॉर्म ऑफ सोसाइटी क्या है, कैपिटलिज्म है। तो कैपिटलिज्म या पूंजीवाद जो है पहले से अस्तित्व में है, यानी वो थीसिस है। उसके पैरेलल, उसके डायलेक्टिक में, उसके प्रतिस्पर्धी में जो एक कंटेंटिंग फोर्स के रूप में, कंपीटिंग फोर्स के रूप में एक दूसरा जो है वाद या इज्म एंटीथेसिस के रूप में इमर्ज करता है, जो कि सोशलिज्म है।
और इन दोनों के बीच में आपस में जो है सिंथेसिस के बाद जो है कम्युनिज्म बनता है, यानी कि साम्यवाद। और कम्युनिज्म इज अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो है वो उनका फाइनल गोल है, फाइनल लक्ष्य है सोसाइटी के डेवलपमेंट का। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। जब मैंने आपको कहा कि मार्क्स वॉज इंस्पायर फ्रॉम हीगल, तो हीगल ने दिया है ये पूरा नोशन डायलेक्टिकल का। और डायलेक्टिकल हीगल के हिसाब से अगर आप देखें तो हीगल कहते हैं जो थीसिस है वो फैमिली है अकॉर्डिंग टू हीगल। आप स्लाइड नंबर जो है 5 में देख सकते हैं। और एंटीथीसिस अकॉर्डिंग टू हीगल इज सिविल सोसाइटी। अब फैमिली जो है उसका जो मेरिट है अकॉर्डिंग टू हीगल जो है वो पर्टिकुलर एल्ट्रुइज्म पे बेस्ड होता है, मतलब विशिष्ट परार्थवाद। पर्टिकुलर मतलब होता है बहुत सीमित या विशिष्ट, और एल्ट्रुइज्म का मतलब है परार्थवाद। मतलब एल्ट्रुइज्म इज अपोजिट टू ईगोइज्म, जो स्वार्थ का विपरीत है एल्ट्रुइज्म, यानी ये पॉजिटिव नोशन है अपने आप में एल्ट्रुइज्म। दूसरी तरफ आप देखिए सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का फीचर वो बताते हैं यूनिवर्सल है बट ईगोइज्म है। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि फैमिली का दायरा थोड़ा पर्टिकुलर है, सीमित है, और फैमिली के तुलना में कंपैरिजन में सिविल सोसाइटी का दायरा या उसका जो स्फीयर है वो ज़्यादा ब्रॉडर है। दैट्स व्हाई सिविल सोसाइटी इज यूनिवर्सल। लेकिन इसमें जो एक फीचर है वो ईगोइज्म का है। ईगोइज्म मतलब ये थोड़ा स्वार्थी होता है ये परिवार की तुलना में। मतलब परिवार में जैसे आप देखते हैं एक दूसरे के लिए आप डेडिकेशन है, एक दूसरे के लिए आप खड़े रहते हैं, वो सिविल सोसाइटी में आपको नहीं दिखता। वहाँ ईगोइस्ट नेचर का होता है। तो आप ये देखिए कि जो थीसिस है और एंटीथेसिस में जो दो टर्म हमने यूज किया फैमिली के लिए, पर्टिकुलर एल्ट्रुइज्म यानी पीए, और सिविल सोसाइटी के लिए यूनिवर्सल इगोइज्म यानी कि यूई। ये दोनों में से आप ये बताएं कि फैमिली वाले में यानी थीसिस में पर्टिकुलर और एल्ट्रुइज्म में कौन सा वर्ड ज्यादा आपको लगता है ज्यादा नोबल है, ज्यादा अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे एल्ट्रुइज्म इसमें अच्छा लग रहा है। और दूसरा आप सिविल सोसाइटी में देखिएगा यूनिवर्सल और इगोइज्म में कौन अच्छा है, तो यूनिवर्सल अच्छा लग रहा है आपको। तो आपने क्या किया, आपने सिविल सोसाइटी से यूनिवर्सल लिया और हीगल ने ऐसा किया, और फैमिली से जो है आपने ले लिया एल्ट्रुइज्म, और इन दोनों को एक साथ मिला के यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म एक नया वर्ड बन गया जो कि स्टेट की खासियत है। यानी सर्वव्यापी परार्थवाद जो है वो राज्य की विशेषता है जो सिंथेसिस के बाद इमर्ज होता है। तो अकॉर्डिंग टू हीगल स्टेट इज एक्चुअली ए आइडियल इंस्टीट्यूशन, इसलिए वो राज्य को बहुत पूजते हैं हीगल। और हीगल ने कहा भी है कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, यानी कि राज्य जो है ईश्वर का इस पृथ्वी पर अवतरण है। पॉइंट नंबर 3 यानी कि सरप्लस वैल्यू, और स्लाइड नंबर 6 में सरप्लस वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट नोशन है मार्क्सिस्ट फिलोसफी को समझने का। बेसिकली द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक बेसिस ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब इस अतिरिक्त मूल्य के नोशन के माध्यम से मार्क्स जो है जो पूंजीवाद है उसकी आलोचना करते हैं। रिफ्लेक्टिंग द फैक्ट दैट द प्रोलेटेरिएट is necessarily and systematically exploited under capitalism, Marx believed that all values derived from the labor expended in the production of goods, and this means that all quest for profit forces capitalist enterprises to extract surplus value from their workers by paying them less than the value of their labor। मतलब इसका ये मतलब है कि मार्क्स ऐसा मानते हैं कि दरअसल जो पूंजी, जो पूरा श्रम है, जो लेबर अपना मेहनत करता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको उसके मेहनत की तुलना में उतना पे नहीं किया जाता है, और उसके मेहनत का अधिकांश हिस्सा सरप्लस वैल्यू के रूप में जो है पूंजीपति उससे ले लेता है ना। आप इसको थोड़ा सा और दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। इट मीन्स टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास। मतलब जो इसके माध्यम से पूंजीपति उत्पादन के तरीकों में कैसे मजदूर वर्ग का शोषण करता है। मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए किसी फैक्ट्री में जो है वो पेन प्रोडक्शन हो रहा है ना, और उस पेन के प्रोडक्शन में मान के चलो कि 2 रुपीज़ का खर्च होता है इनिशियल, और उसमें एक्स्ट्रा और 3 रुपीज़ लग जा रहा है। मतलब 5 रुपीज़ जो है में वो पेन का प्रोडक्शन होता है। एक कलम जहाँ बन रहा है उसके बनने में जो शुरुआती खर्च है वो 2 रुपये 3 रुपये है, और एक्स्ट्रा 2 रुपये और खर्च हो रहा है, यानी 5 रुपये में कलम तैयार है। लेकिन उसे बाजार में क्या है कि बिक रहा है वो 10 रुपये में। तो अगर 5 रुपये में उसका टोटल एक्सपेंडिचर है, खर्च है, और बाजार में जो 10 रुपये में बिक रहा है, तो उसके बीच का जो
मतलब अंतर है, जो डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज एक्चुअली सरप्लस वैल्यू। तो जो बाजार में मूल्य में बिक रहा है और उसमें जो वास्तविक खर्च हुआ है उस चीज को बनने में, उन दोनों के बीच का अंतर जो है वो सरप्लस वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स इस पे हक तो मजदूरों का होना चाहिए, लेबर्स का होना चाहिए, लेकिन ये कौन मार के जाता है? ये मार के जाता है कौन? कैपिटलिस्ट। तो ये बेसिकली सरप्लस वैल्यू है जो हमेशा आपको याद रहेगा, है ना। आप उसको आगे के भी उसमें देख सकते हैं जो मैंने बताया। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट नोशन है मार्क्स का वो है एलिनेशन का नोशन है, जिसको कि अगले स्लाइड में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एलिनेशन का नोशन बेसिकली कहा गया है कि मार्क्स के ने अपनी एक किताब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट में आइडेंटिफाई किया 4 डिफरेंट लेवल ऑफ एलिनेशन का या अलगाव को। मार्क्स की एक बात की रचना है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट, और उसमें वो कहते हैं कि 4 अलग लेवल पे अलगाववाद या एलिनेशन दिखता है कैपिटलिज्म के अंदर। पहला है एलिनेशन फ्रॉम मोड ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है एलिनेशन फ्रॉम पीयर ग्रुप, तीसरा है एलिनेशन फ्रॉम नेचर और चौथा है एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। यानी पहला है उत्पादन की प्रणाली से अलगाव, दूसरा है दोस्तों से या अपने समकक्षों से अलगाव, तीसरा है प्रकृति से अलगाव यानी एलिनेशन फ्रॉम नेचर, एंड फोर्थ वन इज एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ यानी अपने खुद से आपका अलगाव। यहाँ आप और इन डिटेल थोड़ा अगर एलिनेशन की थ्योरी को समझे तो, क्योंकि ये मैं जिस तरह से समझाता हूँ हमेशा आप जब पास आउट भी होंगे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से तो यू ऑलवेज रिमेंबर माय एलिनेशन थ्योरी। तो अगर आप देखें तो 4 लेवल पे जो एलिनेशन की बात कर रहे हैं मार्क्स, आप स्लाइड को देखिए। स्लाइड में आपके एलिनेशन जो है 9th नंबर स्लाइड में है। तो पहला जो है एलिनेशन फ्रॉम मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसका मतलब है कि उत्पादन प्रणाली से अलगाव। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि कोई कहीं पे शर्ट बन रहा है किसी फैक्ट्री में और वहाँ पे 5 अलग अलग ABCDE 5 अलग अलग जो है मजदूर हैं, वर्कर्स हैं जो कि वहाँ शर्ट बना रहे हैं। तो मालिक जो है उसका वो क्या कह रहा है, ए को बोल दिया कि आप बाजार से जाके जो है मतलब कपड़े खरीद के लाओ, बी को बोला कि उस कपड़े को क्या करो, कट करो, सी को बोला कि उसको क्या करो, उसको पानी में डाल के उसको वॉश करो, ई को क्या बोला कि उसको बनाओ शर्ट, फिर किसी को बोला बटन लगाओ। तो आपने सबको बांट दिया, लेकिन फाइनली जब वो बनता है तो बनता है और वो किसी ब्रांड के साथ बिकता है, और वहां पे जो है कोई जो मेहनत ABCD ने किया उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स ये पूरा जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है जो कि एक्सप्लॉइटेटिव है, वो काम तो आपसे करवा रहा है लेकिन आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आफ्टर सम टाइम वर्कर्स बिकेम एलिनेटेड फ्रॉम मोड ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द रीजन। और यही कारण है कि मजदूर उस पूरे उत्पादन प्रणाली से अपने आप को अलग कर लेते हैं, क्योंकि उनकी योग्यता, उनके मेहनत को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई पहचान नहीं देता। आप देखिए, मैं बार बार एग्जाम्पल में बताता हूँ, आपने देखा होगा जब अनुष्का की विराट कोहली के साथ शादी हुई थी तो अनुष्का वियर्ड बेसिकली बनारसी साड़ी दैट टाइम, और मीडिया में ये खबर आई कि सब्यसाची का ये प्रोडक्शन है, सब्यसाची ने डिज़ाइन किया है। लेकिन नोबडी नो कि ये बनारस के जो एक्चुअल वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, वो बना के लाते हैं और सब्यसाची ने केवल टैग दिया है वहाँ। तो विदाउट रिकॉग्निशन दैट लोकल नॉलेज और दैट वर्किंग क्लास, वी कांट इमेजिन कि कैपिटलिज्म चल सकता है हमेशा, क्योंकि वो वर्किंग क्लास का भी डाइसेंट है, विरोध है, एलिनेशन है उस पूरे मोड ऑफ प्रोडक्शन से। तो पहला तो ये टाइप है मोड ऑफ उसके एलिनेशन का। दूसरा है एलिनेशन फ्रॉम पीयर ग्रुप, मतलब दोस्तों से अलगाव। मान के चलिए कि आपको कहीं नौकरी पे रखा कि किसी कंपनी ने, और आप बीमार हो गए या आपके घर में कोई शादी है, तो आप अपने जगह आपने किसी फ्रेंड को वहां पे नौकरी पे लगा दिया, है ना। और आपको 100 रुपीज, आपको वो 10,000 दे रहा है वो मालिक, और उसको 9,000 ही दे रहा है, और वो कह रहा है कि तुम काम करो। और 1 मंथ के बाद जब आप काम पे जाते हैं तो मे बी वो जो 9,000 में आपसे काम कर रहा है और हो सकता है बेहतर काम भी कर रहा हो, तो मालिक को लगेगा कि वो उसके लिए वो बेनिफिट है, ना कि आप बेनिफिट रखते हैं, फायदे वाले हैं। तो इसीलिए आपके जगह उसी का नौकरी परमानेंट हो जाता है और आपकी नौकरी खत्म हो जाती है। मतलब ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ दिस डिमांड एंड सप्लाई, यू बिकेम एलिनेटेड फ्रॉम योर पीयर ग्रुप, बिकॉज उस कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ने उसको नौकरी दे दी आपकी जगह, और इस तरह से दोस्त और दोस्त के बीच में अलगाव हो जाता है। थर्ड वन इज एलिनेशन फ्रॉम नेचर,
क्योंकि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आपसे 24/7 काम करवाता है, मतलब यू टोटली बिकेम द मशीन ऑफ प्रोडक्शन, आप उत्पादन की एक मशीन की तरह काम करने लग जाते हैं। यू डोंट नो कि भैया बाहर में होली हो रहा है, दिवाली हो रहा है, बाहर में जो है रेनी सीजन है या फिर बहुत कड़कड़ाती धूप है, आप टोटली अलूफ हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं प्रकृति से भी, क्योंकि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ने आपके अंदर एक डिजायर पैदा कर दिया कि आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना, आपको ज्यादा कमाना, बिकॉज यू वांट टू सी कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, आपके घर में बेसिक एम्यूनिटीज हो। तो ये जो एक क्राइसिस और एक इंस्पिरेशन क्रिएट करके उसने आपको नेचर से भी आपको एलिनेट कर दिया, प्रकृति से भी आपको अलग कर दिया। और जब आप मोड ऑफ प्रोडक्शन से अलग हो जाते हैं, फिर अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं, फिर अपने नेचर से अलग हो जाते हैं, देन फाइनली यू विल एलिनेटेड फ्रॉम योर सेल्फ, क्योंकि आप फिर अपने खुद की आत्मा से भी एलिनेशन आपका हो जाता है। तो ये 4 लेवल का एलिनेशन के बारे में जो मार्क्स ने कहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई एम होपिंग यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। पॉइंट नंबर 5 इज क्लास स्ट्रगल, और क्लास स्ट्रगल को आप स्लाइड नंबर 10 में देख सकते हैं। और ये एक सेंट्रल मतलब आर्ग्यूमेंट है, सेंट्रल कंडीशन है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी को समझने का, वो है वर्ग के बीच संघर्ष यानी क्लास के बीच स्ट्रगल। आपने देखा एक वर्किंग क्लास है जो जिसका सरप्लस वैल्यू जो है कैपिटलिस्ट ले लेता है, जिसको इतना एलिनेशन का सामना करना पड़ता है, तो वो कब तक बर्दाश्त करेगा, वो कब तक झेलेगा उस कैपिटलिज्म को। तो सो द सेंट्रल कॉन्ट्राडिक्शन विद इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे जैसे संपत्ति आती है और ये दिस क्रिएट्स द डिवीजन बिटवीन बुजुर्वाजीज और कैपिटलिस्ट क्लास एंड द ऑनर ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास हु डोंट ओन प्रॉपर्टी एंड वर्क्स एज ए वेजेस स्लेव। जैसे ही ये निजी संपत्ति की अवधारणा आती है, वैसे वैसे आपने देखा कि 2 कंटेंटिंग क्लास प्रति विरोधी जो वर्ग है उसका आगमन होता है, और एक के पास बहुत संपत्ति, एक के पास एकदम संपत्ति नहीं। तो डेफिनेटली स्ट्रगल तो होगा। तो द बुजुर्वाजी इज ए रूलिंग क्लास। यहाँ जो कैपिटलिस्ट के लिए मार्क्स एक टर्म यूज करते हैं बुजुर्वाजी, यानी पूंजीपति। ये पूंजीपति जो है वो शासक वर्ग है। इट डजंट only has economic power through ownership of wealth, but also exercise political power through the agency of state and processes ideological power, because its idea is to ruling idea of the age। और ये केवल धन के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक शक्ति तो रखता है, साथ साथ वो राज्य की एजेंसी के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से जो है वो अपने राजनीतिक शक्ति का भी प्रयोग करता है और वैचारिक शक्ति को भी बढ़ाता है, क्योंकि उसे लगता है ये कैपिटलिस्ट जो आइडिया है यही जो है इस युग की सबसे रूलिंग आइडिया है। तो वो कैपिटलिज्म को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया क्लास स्ट्रगल है, लेकिन क्लास स्ट्रगल का फिर उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इफ यू विल सी पॉइंट नंबर 6 इज प्लूरिटेरियन रेवोल्यूशन, यानी सर्वहारा की क्रांति। मतलब आप देख सकते हैं इसको स्लाइड नंबर 11 में है ये पॉइंट नंबर 6, प्लूरिटेरियन रेवोल्यूशन यानी सर्वहारा क्रांति। मार्क्स बिलीव्स दैट कैपिटलिज्म वाज डोमिनेंट एंड दैट द प्लूरिटेरिएट वाज इट्स ग्रेव डिगर। मार्क्स का मानना था पूंजीवाद हावी था और सर्वहारा वर्ग उसका कब्र खोदने वाला था। मतलब जो सर्वहारा है, जो वर्किंग क्लास के लिए वो प्लूरिटेरिएट यूज करते हैं, मार्क्स कहते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम वो उसका कब्र खोदने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि अब वो कितना ज्यादा उसका एक्सप्लॉयटेशन वो सहेंगे कैपिटलिज्म का। तो अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस कैपिटलिज्म वुड पास थ्रू सीरीज ऑफ increasingly serious crisis of overproduction. This would bring the proletariat to revolutionary class consciousness। उसके विश्लेषण के अनुसार पूंजीवाद अति उत्पादन के गंभीर संकट की एक श्रृंखला से गुजरेगा और सर्वहारा वर्ग को क्रांतिकारी वर्ग की एक रूपता पर लाएगा। मतलब मार्क्स proclaimed that proletariat revolution was inevitable, and in this later years however he speculated about the possibility of peaceful transition to socialism। मार्क्स चाहते थे कि ये क्रांति होगी और क्रांति के बाद पीसफुल ट्रांजिशन होगा कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ, है ना। तो क्योंकि वो हमेशा मानते हैं कि ये जो सर्वहारा का रेवोल्यूशन है, सर्वहारा की क्रांति अपरिहार्य होगी, क्योंकि अब जो है शोषण का अंत हो चुका है और पीसफुल ट्रांजिशन होगा कहाँ, सोशलिज्म की तरफ, है ना। तो यही जो है सर्वहारा का रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्सिज्म की फिलॉसफी में। लेकिन आपने पहले भी पढ़ा है जब मैं आपको डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म पढ़ा रहा था इनिशियल स्लाइड में मार्क्स की, कि मार्क्स के लिए हमेशा जो आइडियल कंडीशन है वो कम्युनिज्म का है, साम्यवाद का है, समाजवाद का नहीं है। समाजवाद और कम्युनिज्म के बीच अंतर है। तो अगर आप देखिएगा तो
पॉइंट नंबर 7 या स्लाइड नंबर 12 में, कम्युनिज्म इज एक्चुअली ए लास्ट स्टेज ऑफ मार्क्सिस्ट फिलोसफी. मार्क्स प्रिडिक्टेड दैट often proletarian revolution socialism established, but socialism consists of dictatorship of proletariat, but often some period as class antagonism faded and fully communist society came into existence. मतलब मार्क्स ये भविष्यवाणी करते थे समाजवाद तो आ गया, मतलब कैपिटलिज्म की जगह पूंजीवाद को की जगह क्रांति करने के बाद समाजवाद एस्टैब्लिश हो गया. लेकिन समाजवाद जो होता है ना, वो क्या होता है, क्रांति करके एस्टैब्लिश हुआ तुरंत. तो जो लोग होते हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन करके सोशलिज्म को एस्टैब्लिश किया, वो बहुत बिनाइन नहीं है, बहुत सभ्य नहीं है. तो इसीलिए जो वर्किंग क्लास होता है उसमें डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट वो वर्ड यूज कर रहे हैं. मतलब उसमें एक तानाशाही प्रवृत्ति होती ही है. लेकिन कुछ अवधि के बाद, कुछ टाइम के बाद, जब वो जो वर्ग है, वो डिवीज़न वो फीका पड़ने लग जाता है, तो एक नया सोसाइटी एग्जिस्ट करता है. वो है कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवादी समाज. और ये जो कम्युनिज्म है वो सोशलिज्म से इस मायने में अलग है, क्योंकि जहां आपने देखा कि कम्युनिज्म के अंदर कोई स्टेट नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगा, कोई ना राज्य होगा ना वर्ग होगा, यानी स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी होगा कम्युनिज्म के अंदर. आप ये ध्यान रखिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिज्म का, कि वहाँ पे जो है कोई ना तो स्टेट का कंट्रोल होगा ना तो कोई वो होगा. और जो कि जबकि सोशलिज्म में होता है, सोशलिज्म में स्टेट का कंट्रोल रहता है, वर्किंग क्लास का डोमिनेंट होता है वहाँ. लेकिन यहाँ पे कोई वर्ग नहीं होगा और कोई राज्य का जो है वो अस्तित्व नहीं होगा. यानी स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी इज एक्चुअली नोन एज कम्युनिज्म, है ना. तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं. और एक दूसरा भी अंतर है कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बीच, कि बेसिकली सोशलिज्म में जब आप काम करते हैं, अब जब वर्क करते हैं, तो आपको आपके काम के हिसाब से पैसा मिलता है ना. जो वेजेस मिलेगा एक्चुअली बेस्ड ऑन योर वर्क. लेकिन कम्युनिज्म में क्या है कि जो आपको वेजेस मिलेगा वो आपके नीड्स के हिसाब से मिलेगा, जरूरत के हिसाब से मिलेगा. मे बी आपको आज 100 रुपए की जरूरत है, कल 500 रुपए की जरूरत हो, तो आपको 500 मिलेगा कल, और आज 100 ही मिलेगा क्योंकि 100 की जरूरत है. जबकि सोशलिज्म में क्या है कि आप आपके वर्क के हिसाब से 8 घंटा काम किया तो उसके हिसाब से आपको वेतन मिलेगा. तो आप एक बेसिक आइडिया जो है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी का आज के क्लास में मैंने आपको देने की कोशिश की. कोई भी क्वेश्चन हो और आपको डिटेल थोड़ा और समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप जरूर से जो है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और प्लीज़ इसको फैसिलिटेट कीजिए. हम लोग जल्द से अगले वीडियो को भी लेकर आपके साथ आ रहे हैं.